नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हमने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था वो स्टार्ट किया था, है ना। तो उसमें हमने जो सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक कौन है और दो परिभाषाएं देख ली, किन पर प्रयोग किया था और सामाजिक अधिगम के सोपान कितने हैं ना, तो वो देख लिया था किस द्वीप पर, है ना। तो देखो, अब ये सामाजिक अधिगम के जो सोपान है ना, तो उनमें सम्मिलित कौन कौन सी क्रियाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अधिगम में कौन जो चार सोपान है, उन चारों सोपानों में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें हमने लैंडग्रेन की और सामाजिक जो अल्बर्ट बांड्रा उनकी भी हमने परिभाषा देख ली थी, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, प्रयोग किन पर किया था, बेकडॉल और जोकर पर, वो भी देख लिया था। आज देखेंगे हम जो सामाजिक अधिगम के सोपान है उनमें कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है। तो पहला सोपान तो था हमारा ध्यान या अवधान, है ना। तो देखो, इसमें आ जाएंगी अवधान, अवधान की क्रियाएं, है ना, क्रियाएं। ठीक है, इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली तो है मॉडल की विशेषता। मॉडल की विशेषता, भाई मॉडल की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, है ना। तो उसमें पहले आता है कि मॉडल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो स्पष्टता। नंबर दो पर मॉडल क्या होना चाहिए, प्रभावक शक्ति होनी चाहिए मॉडल में, प्रभावक शक्ति। नंबर तीन पर आती है इसमें मॉडल क्या होना चाहिए, स्पष्टता, प्रचलन होना चाहिए उसका, प्रचलन या बारंबारता। और वो क्या होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, जटिलता, जटिलता, है ना। और नंबर पाँच पर आता है प्रभाव, उसकी स्वयं की कितनी प्रभावक, वह स्वयं कितना प्रभावी है ना। ये हो गया पहला मॉडल की विशेषता, स्पष्टता होना चाहिए, प्रभावक शक्ति, प्रचलन या बारंबारता, जटिलता और प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर आती है अवलोकनकर्ता की विशेषता, ये दूसरी विशेषता है, अवलोकनकर्ता की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, तो कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए अवलोकनकर्ता की। तो पहली तो है कि उसकी जो संवेदनात्मक क्षमता है वो कार्य करनी चाहिए। तो संवेदनात्मक, संवेदनात्मक क्षमताएं। ठीक है, नंबर दो पर है उत्तेजना का स्तर, उत्तेजना का स्तर। नंबर तीन पर आती है बोधात्मक तत्परता, बोधात्मक तत्परता। ठीक है, और नंबर चार पर आता है आपका अतीत का पुनर्बलन, अतीत का पुनर्बलन। ये इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो, ये ध्यान या अवधान में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, इम्पोर्टेंट है ये। तो मॉडल की विशेषता अवलोकन करता है, दो पार्टों में बांटा गया। मॉडल क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसकी प्रभाव शक्ति होनी चाहिए, जटिलता होनी चाहिए, प्रचलन बारंबारता, और वह स्वयं प्रभावी होना चाहिए। फिर ये अवलोकन करता है कि विशेषता में संवेदनात्मक क्षमता होनी चाहिए, उसकी उत्तेजना का स्तर, बोधात्मक तत्परता और अतीत का पुनर्बलन। फिर दूसरा सोपान हमने क्या लिखा था, धारण करना, है ना। तो धारणात्मक क्रियाएं, धारणात्मक क्रियाएं, क्रियाएं मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहली आती है प्रतीकात्मक कोडिंग, प्रतीकात्मक कोडिंग। ठीक है, दूसरा आता है संज्ञानात्मक संगठन, संज्ञानात्मक संगठन। ठीक है, नंबर तीन पर आता है प्रतीकात्मक पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास। और नंबर चार पर आता है क्रियात्मक पूर्वाभ्यास, क्रियात्मक पूर्वाभ्यास। ठीक है, ये इसमें हो गई धारणात्मक कितनी क्रियाएं सम्मिलित है, चार क्रियाएं सम्मिलित है। ठीक है, फिर है आपका पुनः उत्पादन, तीसरा सोपान हमने क्या लिखा था, पुनः उत्पादन। ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है। तो देखो, इसमें कौन सी क्रियाएं, पहला तो इसमें शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं।
शारीरिक क्षमताएं। दूसरा आता है आपका गठक अनुक्रियाओं की उपलब्धता गठक अनुक्रियाओं की उपलब्धता। नंबर 3 पर आता है आपका पुनः उत्पादन का स्व पुनर्मिलन या आत्म पुनर्मिलन, एक ही बात है, ठीक है। और नंबर 4 पर आता है आपके शुद्धता हेतु प्रतिपुष्टि। शुद्धता हेतु प्रतिपुष्टि। तो ये देखो, पुनः उत्पादन में इतनी क्रियाएं सम्मिलित है। शारीरिक क्षमताएं, घटक अनुक्रिया की उपलब्धता है, पुनः उत्पादन का स्व पुनर्मिलन, है ना। आत्मनिरीक्षण है, पुनः उत्पादन का स्व निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण, ठीक है। स्व निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण एक ही बात है, ठीक है। और फिर है शुद्धता हेतु प्रतिपुष्टि। फिर हमने चौथा सोपान कौन सा देखा था? अभिप्रेरणा या पुनर्बलन। अब देखो, अल्बर्ट बांडरो ने 3 पुनर्बलनों की चर्चा की है ना। तो इसमें कौन कौन से पुनर्बलन है? तो पहला तो है इसमें बाह्य पुनर्बलन, ठीक है। नंबर 2 पर आता है कृत्रिम पुनर्बलन और नंबर 3 पर आता है स्व पुनर्बलन। ये इंपॉर्टेंट माना है इन्होंने। कौन सा पुनर्बलन इंपॉर्टेंट माना है इन्होंने? स्व पुनर्बलन इंपॉर्टेंट माना। अब देखो, मैं इसको समझा देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान या अवधान में कौन कौन सी क्रिया, मतलब मॉडल, यानी कि मॉडल का ध्यान किस तरह से जाएगा। तो मॉडल की विशेषता क्या? स्पष्ट, यानी कि मॉडल जितना स्पष्ट होगा उतना ही ध्यान जाएगा उनकी तरफ। प्रभाव कि मॉडल की जो भौतिक संरचना वो इस प्रकार से निर्माण की जानी चाहिए कि बालकों को देखते ही वो आश्चर्यजनक लगे। फिर प्रचलन, यानी कि उसको बार बार उनके सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए। फिर है जटिलता, यानी कि जो सरल चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो उसमें ऐसी कुछ जटिल चीज़ों का समावेश होना चाहिए जिनका बालकों की तरफ ध्यान जाए। फिर है प्रभाव, यानी कि वो स्वयं बालकों को प्रभावी करना चाहिए। अवलोकन करता तब भी अवलोकन करता की विशेषताओं में तब भी वो उनकी तरफ ध्यान करेगा जब क्या होगी, उसकी संवेदनात्मक क्षमता होगी, उसके प्रति वो उत्तेजित होगा और बोधात्मक तत्परता, जब मानसिक रूप से वो तैयार होगा। और अतीत का पुनर्बलन, मान लीजिए उसने भविष्य में किसी मॉडल का अनुसरण किया है और आज वो इस समय अनुसरण कर रहा है, तो उसने जो पहले उसने पुनर्बलन मिला था वो प्रभावकारी सिद्ध होगा, ठीक है। फिर दानात्मक क्रियाओं में प्रतीकात्मक कोडिंग, मतलब कि जो मस्तिष्क में है ना, वो मॉडल को संकेतों के रूप में हाथ पर धारण कर लेगा। संज्ञानात्मक संगठन, फिर वो उस पर तरह विचार और मानसिक प्रतिमा का निर्माण करेगा यहाँ पर। फिर प्रतीकात्मक पूर्वाभ्यास, उनको वह बार बार दोहराएगा। जैसे वो नाचने की प्रैक्टिस कर रहा है मान लो, तो वो कांच के सामने जाकर वो देखेगा अपने आप को, ठीक है। और यहाँ पर क्रियात्मक पूर्वाभ्यास मतलब स्वयं नाच के देखेगा ना, स्वयं क्रिया करेगा यहाँ पर। फिर पुनः उत्पादन में शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमता होनी चाहिए बालक में पुनः उत्पादन करने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। फिर घटक अनुक्रिया की उपलब्धता, जो जिस मॉडल का वह अनुसरण कर रहा है वह उपलब्ध होना चाहिए। फिर पुनः उत्पादन का स्वयं, जो बालक व्यवहार कर रहा है उसका स्वयं आत्मनिरीक्षण करे। फिर शुद्धता है तो फिर प्रतिपुष्टि, अगर मान लीजिए बालक ने सही व्यवहार किया तो उसे क्या मिलना चाहिए? पुनर्बलन मिलना चाहिए। फिर पुनर्बलन को अल्बर्ट बांडरा ने 3 भागों में बांटा। बाह्य पुनर्बलन दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है, कृत्रिम पुनर्बलन यंत्र या मशीनों से दिया जाता है, और स्वयं पुनर्बलन यह अपने आप बालक देता है। जैसे उसने कोई किसी मॉडल का अनुसरण किया और जो अच्छा किया तो वो अपने आप में मोटिवेट होगा कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, तो ये क्या है? स्व पुनर्बलन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा। आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम किताबों में मिलेगा। मैं डस्टर देख रहा हूँ, 1 मिनट। अब देखिए, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक प्रभाव पड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि कहाँ पर नहीं मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% चांस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब देखिए, हम देखते हैं कि सामाजिक अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, है ना। तो सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद हम चर्चा करेंगे। अभी 3 प्रकार के कारक हैं जो सामाजिक अधिगम को प्रभावित करते हैं ना, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारक, ठीक है। ये कारक
सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसका इस सिद्धांत का एक पार्ट और बचेगा, शिक्षा में उपयोगिता, वो हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो देखो पहला कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक है ना। तो सामाजिक कारक कौन कौन से होते हैं? तो सामाजिक कारक आप सबको पता है कौन कौन से होते हैं। सुझाव हो गया, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण, तादात्म्यकरण, सम्मान। ठीक है ना। सुझाव, सहयोग, प्रतिष्ठा, अनुकरण, तादात्म्यकरण, सम्मान, ये क्या है? सामाजिक कारक है। फिर दो नंबर पर आते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक ये आपको पता है कौन कौन से मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक में सबको पता है, आपको रुचि है, अभिरुचि आपकी, अभिव्यक्ति है, ध्यान है आपका, है ना, मेमोरी है आपकी, स्मृति है आपकी, अभिप्रेरणा है ना, आपकी जो चिंतन करने की शक्ति है वो। तो ये हो जाएंगे मनोवैज्ञानिक कारक। और फिर नंबर 3 पर आते हैं शारीरिक कारक। तो शारीरिक कारक देखो कौन कौन से होते हैं। तो बालक, एक तो क्या होने चाहिए, शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होते हैं ना, वो प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होना, शारीरिक रूप से रोगग्रस्त। ठीक है। एक आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं आपकी। और आपकी क्या है, आयु व परिपक्वता, तो ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखो सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक कारक में तो सुझाव से प्रतिष्ठा, अनुकरण, तादात्म्यकरण, सम्मान। और मनोवैज्ञानिक कारक में आपकी रुचि, अभिरुचि, अभिव्यक्ति, ध्यान, स्मृति, विवरणा, चिंतन, है ना, कल्पना शक्ति, ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और शारीरिक कारक में शारीरिक रूप से व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, किसी ग्रंथि में हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है, किसी का कम होता है। और आयु में परिपक्वता। ठीक है। तो हम अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है शिक्षा में क्या उपयोग था, वो बचा है। तो हम देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ये जो सामाजिक अधिगम के सोपान में कौन कौन सी क्रियाएं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करना। थैंक यू, धन्यवाद।